हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 12th क्लास के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम करेंगे मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से हाउ टू डिफर एंड स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्रो जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया है। तो वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया है। ग्रीक लैंग्वेज के कौन से वर्ड से लिया गया है, मैक्रो से, और जिसका मीनिंग क्या है, लार्ज। लार्ज को मेन इकॉनमी एज ए होल, लार्ज का मतलब क्या है कि पूरी इकॉनमी को डील करता है, इकॉनमी के साथ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे डिफरेंट है। तो उसमें हमने देखा था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्मॉल इकॉनमी के साथ डील करती है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो होल इकॉनमी के साथ डील करती है। ठीक है, पूरी होल इकॉनमी के साथ डील करती है। तो स्मॉल के अंदर क्या है, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के साथ डील करेगी, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके अंदर जितने भी हमारे इंडिविजुअल हैं उन सब की नेट इनकम, उन सब के एम्प्लॉयमेंट, उन सब में देखना है कि पॉवर्टी कितनी है। तो ये जो सारे टॉपिक हैं जिसके इसके अंदर स्टडी करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकॉनमी को लेके चलती है, जबकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम सिर्फ एक इंडिविजुअल जहाँ सिर्फ एक फर्म के साथ डील करते हैं। तो आगे देखते हैं। Macroeconomics is defined as the branch of economics which study economic issue and economic problem at the economy as a whole. It studies such economic questions that concern of welfare of all resident of a country. तो ये क्या कह रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम या तो इश्यूज़ के बारे में स्टडी करती हैं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करती हैं। उसके बाद वो एक प्रॉब्लम किससे जुड़ी हुई हैं, पूरी इकॉनमी से जुड़ी हुई हैं, होल इकॉनमी से जुड़ी हुई हैं। और इसके अंदर जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इसके अंदर मॉडल भी बनाते हैं। ठीक है, जो पूरी इकॉनमी से रिलेटेड होती हैं। इकोनॉमिक क्वेश्चन दैट कंसर्न द वेलफेयर ऑफ ऑल रेजिडेंट, और साथ ही साथ ये लोगों के कंट्री के जो रेजिडेंट हैं उनके वेलफेयर के साथ भी ये जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। दीज क्वेश्चन आर लाइक, ये क्वेश्चन कौन से हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे दिमाग में आते हैं जब हम पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द रेजिडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन होता है जिसको ये सॉल्व करती है हमारे लिए कि एम्प्लॉयमेंट कितना है। सेकंड है एम्प्लॉयमेंट कितना है, कम है, बढ़ रहा है या ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें बताता है। सेकंड थिंग है आउटपुट, आउटपुट की ग्रोथ हुई है, बढ़ी है पहले से आउटपुट, जब पहले से आउटपुट क्या है, कम हो गई है। प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, इसके अंदर बता रहा है कि जब हमारा प्राइस है वो बढ़ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। तो उसके बारे में भी हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो स्टडी हाउ गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द इकॉनमी। तो ये बता रहे हैं कि पूरी इकॉनमी की जो स्टेट है उसके साथ ये कैसे डील कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें हमने कौन सा पढ़ा, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कितनी है। दूसरा आउटपुट की ग्रोथ कितनी है। तीसरा प्राइस इतने क्यों बढ़ गई हैं, जहाँ डिमांड कम क्यों हो गई है पहले से। जहाँ हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ने इम्प्रूव करने के लिए इकॉनमी को कैसे इम्प्रूव करेगी इसी कंट्री की इकॉनमी को। तो ये सारे क्वेश्चन किसके साथ डील करती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ डील करती हैं। आगे नेक्स्ट देखती हैं। इसमें डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन किसने दी है, स्पेंसर ने डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू स्पेंसर मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न, सबसे पहले बता रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द इकॉनमी एज ए होल। तो ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है कि जो हमारे कंसर्न किसके साथ है, लार्ज इकॉनमी के साथ या होल इकॉनमी के साथ ऑलरेडी।
इन मैक्रो इकोनॉमिक्स अटेंशन इज फोकस ऑन सच प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो सारी प्रॉब्लम है वो किसके साथ जुड़ी हुई हैं? अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। रेट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसके साथ जुड़ी हुई हैं। नेशनल आउटपुट एंड अदर इकॉनमी एज ए वाइड सिग्निफिकेंस, तो इन सब प्रॉब्लम के साथ ये जुड़ी हुई है। तो इसमें क्या कह रहा है ये? इसमें बताया गया हमें कि स्पेंसर ने ये बताया कि सबसे पहले तो ये कंसर्न है। कंसर्न किसके साथ है? पूरी इकॉनमी के साथ है। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसके साथ ये डील करती है। इन्फ्लेशन हो गया, डिमांड हमारी कम हो गई है, ठीक है, डिमांड की लो डिमांड के साथ डील करती है। सेकंड क्या है? आउटपुट के साथ डील करती है। फोर्थ क्या है हमारा? इकॉनमी को कैसे वाइड करें, ठीक है, उसकी ग्रोथ कैसे करें, उसके साथ डील करती है। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैक्रो इकोनॉमिक डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमने 11th में भी किया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से डिफरेंट है, लेकिन कैसे डिफरेंट है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारा लेवल ऑफ स्टडी एंड डेफिनेशन के बेस पे एक दूसरे से क्या है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड फर्म। तो बता रहा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसके साथ डील करती है? इंडिविजुअल एंड फर्म, यानी कि जा तो सिर्फ एक फर्म होगी, जा सिर्फ क्या होगा? एक इंडिविजुअल होगा। तो इंडिविजुअल के साथ डील करती है। ए स्टडी हाउ इंडिविजुअल कंज्यूमर एलोकेट हिज इनकम एंड डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके अंदर ये बता रहा है कि ये किसके साथ डील करती है? जा तो ये डील करेगी, तो इसमें बता रहा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारी किसके साथ डील करती है? जो हमारी स्मॉल इकॉनमी है ये डील करती है सिर्फ एक फर्म, जा सिर्फ एक इंडिविजुअल। दूसरी साइड ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बता रहे हैं जो पूरी इकॉनमी की स्टडी करती है, ये डील किसी के साथ करेगा? ऑल फर्म या ऑल इंडिविजुअल के साथ, ठीक है, और इंडिविजुअल के साथ ये डील करेगा। तो आगे ये बता रहे हैं हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी प्रॉब्लम्स ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ ए होल इकॉनमी। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकॉनमी के साथ जुड़ी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक इंडिविजुअल या फर्म के साथ जुड़ी है। इसके अंदर एक कंज्यूमर की इनकम के बारे में स्टडी करती है। इसके अंदर जितने भी हमारे रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, उनके वेलफेयर के बारे में डिस्कस करती हैं। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं अजम्पशंस ऑफ स्टडी। अजम्पशन ऑफ स्टडी, पहली अजम्पशन क्या है हमारी? सर्टेन वेरिएबल आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वेयर एज अज्यूम चेंजिंग इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्या कह रहे हैं कि जो चीज़ें कांस्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? चेंज हो रही हैं। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में चेंज हो रही हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? जैसे हम टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट किसके अंदर कांस्टेंट है? तो ये बता रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम अज्यूम करके चलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट क्या हैं? आपकी कांस्टेंट है। लेकिन ये दोनों चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या मानते हैं कि ये चेंज हो रही हैं, या तो बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ को कांस्टेंट मानते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में मानते हैं हम, तो हमें बता रहा है कि मैक्रो के अंदर हम किस चीज़ को कांस्टेंट लेके चलते हैं? इसके अंदर हम वेरिएबल फैक्टर मानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट को हम मैक्रो में कांस्टेंट लेके चलती है। लेकिन माइक्रो में क्या है? ये दोनों फैक्टर क्या हैं? चेंज हो रहे हैं। जबकि मैक्रो के अंदर हम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं, जबकि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? वो चेंज हो रहा होता है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल इशू। सेंट्रल इशू सबसे पहले एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें बता रहा है कि जो
एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करती हैं। जैसे रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं हमारे, पहला रिसोर्सेज जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये 4 फैक्टर हैं हमारे, ठीक है। इन चारों फैक्टर को हम किस चीज़ के प्रोडक्शन में कितना कितना यूज़ करेंगे, तो इसके बारे में हम स्टडी करती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। जब कि लेबर का ज़्यादा यूज़ होना चाहिए या कैपिटल का ज़्यादा यूज़ होना चाहिए, तो इसके बारे में हम किस में स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आगे नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज़ द सेंट्रल इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें बता रहा है कि जो ओवरऑल इनकम की बात करें चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो किसका इशू है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इशू है। आगे नेक्स्ट है इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल में क्या पढ़ते हैं हम, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। तो ये कह रहे हैं कि ये कंज्यूमर की डिमांड और सप्लाई के साथ रिलेटेड, या तो सिर्फ एक कंज्यूमर की बात करेंगे या एक सिर्फ प्रोड्यूसर की बात करेंगे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज मैक्रो वेरिएबल सच एज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड टोटल कंजप्शन एंड टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल इनकम। जिसमें एग्रीगेट का मतलब क्या है, जितनी हमारी सारी डिमांड है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, जितनी भी हमारी सप्लाई हुई है पूरी इकॉनमी में। टोटल कंजप्शन, जितना भी सारे इंडिविजुअल मिलकर कंजप्शन कर रहे हैं उसके साथ डील करता है। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है सारा, कितनी इनकम है पूरे इकॉनमी की, उन सब के साथ डील करता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे नेक्स्ट है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन में क्या पढ़ती हैं कि एग्रीगेशन का मतलब है कि कितना आपस में जुड़ा हुआ है, कितनी चीज़ों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक एग्रीगेशन ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ ऑल फर्म रिलेटेड टू पर्टिकुलर कमोडिटी। यानी कि सिर्फ एक कमोडिटी से अगर कोई रिलेटेड है, उससे रिलेटेड सारी फर्म्स को हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल एट लिमिटेड डिग्री, ठीक है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हाई डिग्री पर इकोनॉमिक वेरिएबल का एग्रीगेशन होता है। जैसे सारी फर्म्स का आउटपुट कितना है, तो ये हो गया हमारा मैक्रो लेवल पर, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि लिमिटेड एग्रीगेशन है, तो वो कौन सा होता है हमारा, माइक्रो लेवल पर, ठीक है। तो माइक्रो के अंदर हम क्या करते हैं, एग्रीगेशन होता है, लेकिन सपोज करो वाइक बनाने वाली सिर्फ फर्म्स से हमारा स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि बाइक बनाने वाली जितनी भी कंपनी है उनकी इनकम को हमने जोड़ दिया या उनके प्रॉफिट देख रहे हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंदर क्या है, चाहे वो कार बनाने वाली हैं, चाहे वो बाइक बनाने वाली हैं, चाहे वो स्कूटर बनाने वाली हैं, सब फर्म्स की प्रॉफिट को अगर हम चेक कर रहे हैं या इनकम को चेक कर रहे हैं, तो वो कौन सी स्टडी हो जाएगी हमारी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। आगे नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। एट माइक्रो लेवल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय इंडिविजुअल। तो इसमें जितने भी डिसीजन होंगे वो सिर्फ एक पर्सन या एक फर्म ले रही है, और वो किससे रिलेटेड ले रही है कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो। लेकिन मैक्रो लेवल के ऊपर जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन है वो एक इकोनॉमिक एजेंट लेता है, ठीक है। और वो डिसीजन किससे रिलेटेड होते हैं, वो हमारे सोशल वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो माइक्रो लेवल पे जो डिसीजन होंगे वो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड होंगे। मैक्रो लेवल पर जो भी डिसीजन होते हैं वो हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे सोशल वेलफेयर से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफन डिस्क्राइब एज पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो मेथड ऑफ स्टडी में क्या बताता है कि ये पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करती हैं, यानी कि सिर्फ एक ही मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम की बात करेगा। या तो सिर्फ लेबर मार्केट को ले रहे हैं, या सिर्फ हम गुड्स मार्केट को ले रहे हैं। तो जब एक ही मार्केट में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वो कौन सी होती है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, जितनी भी हमारी मार्केट्स हैं उन सब के इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो कौन सा होता है, हमारा जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसमें हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास 3 मार्केट हैं, सपोज करो एक है गुड्स मार्केट, एक है लेबर मार्केट, ठीक है। इन दोनों के अगर इक्विलिब्रियम की एक साथ इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो कौन सी इकॉनमी होगी, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करती हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हमारा
मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स क्या है हमारा, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइक्रो के लिए सही होती हैं, लेकिन मैक्रो पे क्या है, उस चीज़ को सही नहीं मानते, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारी फर्म्स लेके चल रहे हैं, सारे इंडिविजुअल लेके चल रहे हैं, लेकिन माइक्रो के अंदर सिर्फ एक फर्म या एक इंडिविजुअल की बात करती है। तो जो चीज़ें माइक्रो के लिए सही हैं वो मैक्रो पे सही नहीं होती, उसी को माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स बोला है। तो क्या लिखा है, व्हाट इज़ द लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल, कहता जो माइक्रो लेवल पे लॉजिकल है, नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल, वो मैक्रो लेवल के लिए सही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल सेव मोर ही एड टू हिज फ्यूचर प्रोस्पेरिटी, कि एक आदमी बहुत ज़्यादा सेविंग करता है तो उसके लिए अच्छी बात है, फ्यूचर प्रोस्पेरिटी है। लेकिन अगर इफ़ ऑल इंडिविजुअल इन एन इकॉनमी डिसाइड टू सेव मोर, स्पेंड लेस, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिक्लाइन, firm may be cut down, production and employment may be fall। तो इसमें क्या कर रहा है कि अगर एक पर्सन, ए नाम का व्यक्ति, अगर वो सेविंग कर रहा है तो इट्स ओके, ठीक है, सेव करेगा तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर जितनी भी हमारी इकॉनमी है, अगर सारे ही सेविंग करने लगे तो इन्वेस्टमेंट ना होगा तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि एक पूरी इकॉनमी के लिए सेविंग सही नहीं है। इसलिए बोला है कि जो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स कहा गया है कि जो चीज़ें माइक्रो लेवल पे सही हैं वो मैक्रो लेवल के लिए सही नहीं हो सकती, लॉजिकल नहीं है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम स्कोप की बात करती हैं। इसमें क्या है, द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इसके अंदर पढ़ते हैं कि हमारी नेशनल इनकम क्या है, और उसके नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए हम बहुत सारे हमारे एग्रीगेट हैं जिसके भी बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला एग्रीगेट क्या है, जीडीपी, एनडीपी। तो ये नेशनल इनकम जब चैप्टर आएगा हम आप इनको डिटेल में करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना देख लो कि नेशनल इनकम को अगर काउंट करना है तो उसके एस्टिमेशन के लिए हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ डील करेगा। आगे नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के साथ भी ये डील करता है कि एम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, और इससे रिलेटेड केन्ज थ्योरी होगी, क्लासिकल थ्योरी होगी, उन्होंने मॉडल भी बनाए हैं, ठीक है, कि इस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम कर सकती हैं। आगे नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी में क्या करती हैं, क्रिएशन ऑफ मनी, कि मनी कैसे क्रिएट होती है। कमर्शियल बैंक इसमें इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मनी क्रिएशन का, उसके बारे में स्टडी करती हैं। आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है उसके बारे में हम स्टडी करती हैं। तो ये किसका टॉपिक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि ये किसके साथ डील करती हैं, पूरी इकॉनमी के साथ डील करती हैं। आगे नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। तो इसमें ये बता रही हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसके साथ डील करती है, जनरल प्राइस के साथ, ठीक है। जब कि सारी गुड्स हैं उन सबके प्राइस को देखा जाता है, उसके बाद निकाला जाता है कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है कि हमारे जो प्राइस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। तो ये सारे जो प्राइस हैं, जितने भी गुड्स हैं, ऑल गुड्स के प्राइस को लेके चलता है, जिसको हम बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। तो ये किसके अंदर स्टडी करते हैं, इसको हम स्टडी करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आगे नेक्स्ट है द रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट। सरकार जो बजट बनाती है उसके अंदर सरकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हमें पता चलता है। तो ये किसके अंदर स्टडी करती हैं हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। द एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारी एक्सचेंज रेट कितनी है, डॉलर के कंपैरिजन में हमारी करेंसी कितने रुपए के बराबर है, ठीक है। तो ये किसके अंदर चेंज देखते हैं, एक्सचेंज रेट में। इसकी वैल्यू डाउन हो रही है या बढ़ रही है पहले से रुपए की, तो उसके बारे में भी हम किस में स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सेकंड है हमारा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या देखते हैं कि हमारी जो इकॉनमी है उसके अंदर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं या कम हो गए हैं, हमारा जो अकाउंट है वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो ये किसके अंदर स्टडी होता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है। आगे है हमारा सिग्निफिकेंस।
सिग्निफिकेंस में क्या आ जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी की डिस्क्रिप्शन देता है, डिटेल स्टडी बताता है हमें डीप में जाके, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम कितनी होगी हमारी, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कितना है उसके बारे में स्टडी करते हैं। सरकार बजट को कैसे हैंडल करती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। बजट को कैसे रेगुलेट करेगी उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होगी तो ये क्या होगा, हमारे इन टॉपिक के साथ हम डील नहीं कर सकते। आगे नेक्स्ट है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। तो ग्रोथ कितनी होगी, डेवलपमेंट कैसे होगा, इससे रिलेटेड ये प्रोग्राम बनाती है ताकि जो हमारी पूरी इकॉनमी है उसके अंदर उनकी नीड्स एंड मीन के साथ ये डील कर सके। तो सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा रोड मैप तैयार करती है। आगे नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या है, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दिस इज अचीव थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी एंड बाय सेंट्रल बैंक एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारी दो टाइप की पॉलिसी हैं। एक तो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, जो आरबीआई जो बैंक है वो पॉलिसीज़ बनाता है। दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी जो सरकार बनाती है। सरकार टैक्स को कम या ज़्यादा करके, सब्सिडी को कम या ज़्यादा करके इकॉनमी में डील करती है प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो बैंक हो गया, जैसे हमारी सीआरआर में चेंज करता है, एसएलआर में चेंज करता है, ठीक है, सीआरआर में चेंज करेगा, एसएलआर में चेंज करेगा, ठीक है, लिक्विडिटी रेशो में बैंक रेट चेंज करेगा। तो ये डील करती है वो हमारा आरबीआई नेशनल बैंक होता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए दो टाइप की पॉलिसीज़ ले सकते हैं। सेंट्रल बैंक होगा तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ डील करेगा, अगर सरकार है तो वो फिस्कल पॉलिसी लेके चलती है। आगे नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट या बीओपी स्टेटस। हमें ये देखना है कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल है या फेवरेबल नहीं है। तो इसके अंदर वो लेके चलता है कि एक्सपोर्ट पहले से कम है ज़्यादा, इंपोर्ट पहले से कम है या ज़्यादा है। तो इन सब के साथ डील करती है वो कौन सी, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एस्टिमेशन ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर इनसाइड द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, कि हमारी इकोनॉमी में पॉवर्टी बढ़ रही है तो उसके साथ कैसे डील करना है, ये हमें कौन बताता है, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स बताती है। और इन्वायरमेंट पोल्यूशन के साथ इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो इनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम मैक्रो मॉडल बनाते हैं, ठीक है। वो मॉडल हमें बताते हैं कि इन प्रॉब्लम के साथ आप कैसे डील कर सकते हो। तो इसके अंदर हमने स्टडी कर लिए हैं, हमारा मीनिंग भी हो गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, हमने मीनिंग भी पढ़ा। उसके बाद हमने मीनिंग भी पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने पढ़ा इसके अंदर डेफिनेशन। उसके बाद हमने किया हमारा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सारे जो टॉपिक हैं इसके अंदर हमने ये देखा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरी इकॉनमी के साथ डील करेगी और पूरी इकॉनमी की जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करेगी, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का टॉपिक, प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। और आगे अगर आपको नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना, प्लीज़, थैंक यू।